हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा मैं मुनैरा के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने बनाया था जिसमें मैंने बात की थी कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर हमने मुनैरा के बारे में पढ़ा था, एक बेसिक्स का आइडिया लिया था। आज की वीडियो में हम मुनैरा को आगे कंटिन्यू करेंगे और मुनैरा के डेप्थ में जाएंगे। तो जो मुनैरा है, जैसा कि आप जानते हैं, जो मुनैरा किंगडम है, रॉबर्ट विटेकर ने फाइव किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया था। इसमें जो मुनैरा किंगडम है, इसमें मोस्टली सारे बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, सारे के सारे जो बैक्टीरिया हैं वो मुनैरा किंगडम में आते हैं। अब जो बैक्टीरिया है, इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में। बैक्टीरिया को भी फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है आपका आर्क बैक्टीरिया और दूसरे हैं आपके यू बैक्टीरिया। तो आज हम आर्क बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया कि हम पढ़ेंगे क्या। और जिन लोगों ने पहले का वीडियो नहीं देखा है, जिन स्टूडेंट्स ने, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो पुराना वीडियो देखें, तब ये वीडियो समझ में आएगा। अदरवाइज आप बीच में से देखेंगे, समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो पहले हम आते हैं आर्क बैक्टीरिया पे। अब सबसे पहली चीज़ है आर्क बैक्टीरिया में कि जो आर्क बैक्टीरिया जो नाम है, ये नाम आर्क बैक्टीरिया क्यों है, वाई इसका नाम आर्क बैक्टीरिया क्यों है। तो जो वर्ड है आर्क, इसका मतलब होता है एंशियंट। एंशियंट मतलब पुराना, तो पुराना बैक्टीरिया। अब इसको पुराना बैक्टीरिया क्यों बोला गया, क्यों उसको पुराना बैक्टीरिया बोला गया? देखो, उसका रीज़न ये है कि जिस टाइम अर्थ पे लाइफ बन रही थी, अर्थ पे जब लाइफ की स्टार्टिंग हुई थी, जैसे कि मान लीजिए ये अर्थ है, उस टाइम अर्थ ऐसी थी जब अर्थ पे लाइफ की स्टार्टिंग हुई थी ना, अर्थ पे जब लाइफ की स्टार्टिंग हुई थी, लाइफ स्टार्ट हुई थी, तो इस टाइप की थी अर्थ। ये इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था, दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ। तो इस टाइप की अर्थ थी कि मतलब बाहर से पत्थर आ रहे हैं, एस्ट्रॉयड आ रहे हैं, मीटरॉइड्स आ रहे हैं स्पेस से, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत हाई है। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत ऊपर ऊपर टेम्परेचर था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और पूरे टाइम आप देख लो ये इस टाइम कैसा है नज़ारा। ठीक है, ऑक्सीजन भी नहीं है, जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं है। तो लाइफ जो थी, बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल था लाइफ का होना। ठीक है, तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, कंटिन्यूसली मैंने बोला मीटरॉइड्स और एस्ट्रॉइड्स आ रहे हैं, बाहर से बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं स्पेस से, ऐसे में बोला गया ये जो आर्क बैक्टीरिया है, ऐसी कंडीशंस में जब लाइफ स्टार्टिंग में फॉर्म हुई, और मैंने बताया था जब लाइफ फॉर्म हुई सबसे पहले बैक्टीरिया ही आया, तो उस टाइम पे सबसे जो एंशियंट लाइफ फॉर्म्स हैं उसमें देखा गया आर्क बैक्टीरिया सरवाइव कर रहा है। उस टाइम पे जो स्टार्टिंग के टाइम पे जब अर्थ रहने लायक नहीं थी, उस टाइम पे भी आर्क बैक्टीरिया था। तो इतना पुराना है आर्क बैक्टीरिया। ये माना गया है, जो फॉसिल एविडेंस मिलता है साइंटिस्टों को, जो एविडेंसेस मिलते हैं, तो करीबन 4 बिलियन साल पुराना इसका फॉसिल मिला है। ठीक है, आर्क बैक्टीरिया का जो फॉसिल मिला है वो 4 बिलियन साल पुराना है। तो मालूम पड़ता है बहुत पुराने हैं, बहुत ज़्यादा पुराने हैं, इसलिए इनका नाम जो है आर्क बैक्टीरिया है। ठीक है, कि बहुत पुराने हैं, एंशियंट बैक्टीरिया। जिस टाइम पे अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं थी, उस टाइम पे मतलब बहुत हार्श कंडीशंस थी, तब वहाँ पे भी ये सर्वाइव कर रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, तो समझ लो जो अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म है वो आर्क बैक्टीरिया है। तो ये समझ में आ गया इसका नाम क्यों है। ठीक है, सेकंड स्पेशलिटी। ठीक है, अगर स्पेशलिटी की बात करें, अब ये इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये बहुत एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर लेते हैं, बहुत एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में। ठीक है, मतलब जैसे कि ये समझ लो नमक का पानी है, ये सॉल्टी लेक है, देख रहे हो आप, ये पूरा नमक नमक है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए डेड सी। ठीक है, तो पूरा नमक ही नमक है, नमक ही नमक। तो ऐसे जगह पे जहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे भी आर्क बैक्टीरिया देखा गया सर्वाइव कर रहे हैं एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में, बिल्कुल एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में। ठीक है, फिर सेकंड देखा गया कि जैसे कि ये देखिए आप, ठीक है, ये बिल्कुल ना एक तरह से हॉट स्प्रिंग है, और बहुत समझ लीजिए एसिडिक जगह है ये।
तो ऐसी जगह जहाँ पे मतलब पानी बहुत गर्म है, टेम्परेचर बहुत हाई है, और जहाँ बहुत समझ लीजिए जो एनवायरनमेंट है बहुत एसिडिक है, एसिड ही एसिड है, तो जहाँ पे लाइफ का पॉसिबिलिटी बहुत मुश्किल है, ठीक है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वहाँ पे आर्क बैक्टीरिया मिलता है। जहाँ पे आप मतलब, क्योंकि अब ये इनके अंदर तो प्रॉपर्टी है ही है, क्योंकि जब अर्थ की स्टार्टिंग हुई थी तो बहुत मुश्किल कंडीशंस थी वहाँ लाइफ के होने की, तो ऐसी जगह से तो ये सर्वाइवल इनका हुआ है। तो इसीलिए आज की डेट में भी जो मॉडर्न वर्ल्ड में भी आर्क बैक्टीरिया है आपको ऐसी जगहों पे मिलेगा जहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं लगती। सॉल्टी लेक में बहुत गरम जहाँ पे पानी है, ठीक है, गरम झरने हैं, हॉट स्प्रिंग, और बहुत ही एसिडिक एनवायरनमेंट में यहाँ पे मिलते हैं। अब सवाल ये आता है कि ठीक है, हमने देख लिया, समझ लिया कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में ये सर्वाइव कर सकते हैं, बट फिर सवाल है ऐसा क्या है इनके पास, भाई ऐसी क्या स्पेशलिटी है आर्क बैक्टीरिया के पास कि ये इतने एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, हाउ, सवाल उठता है क्या है इनके पास ऐसा कि जो ये सर्वाइव कर पा रहे हैं ऐसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में। तो उसका आंसर निकलता है इनकी सेल वॉल से, ठीक है। एक तो इनकी जो सेल वॉल है ये स्पेशल है, इनकी जो सेल वॉल है ये बहुत स्पेशल है, पहली चीज ये, ठीक है, मतलब आप समझें कि इनकी बहुत स्ट्रांग है, एक इनके अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि बहुत स्ट्रांग है, जिनको बचा लेती है, चाहे कितना भी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है उनको बचा लेगी। दूसरा जो इनकी रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, फूड की, जैसे हम लोग ह्यूमंस को क्या चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए, खाना चाहिए, खाने से हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो इनकी जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है इनकी, वो इनकी बहुत कम है, ये बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट के साथ भी जिंदा रह सकते हैं। ये ऐसी जगहों पे जहाँ पे आप देखेंगे कोई एनर्जी नहीं है, बहुत कम चांसेस हैं कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट मिले, हम सबको जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स नहीं भी हैं वहाँ पे भी ये जिंदा रह लेते हैं। कैसे रह लेते हैं ये ना, अब जब इनको लगता है कि यार एनर्जी नहीं मिलने वाली, खाना नहीं मिलने वाला, एनर्जी मतलब एक तरह से खाना है, ठीक है, जब इनको लगता है कि इनको एनर्जी नहीं मिलने वाली तो ये अपने आप को स्लीप मोड में ले जाते हैं। स्लीप मोड में कैसे ले जाते हैं, मतलब अपने आप को बिल्कुल स्लो डाउन कर देंगे, बिल्कुल स्लो डाउन, जैसे अब कंप्यूटर जाता है ना, कंप्यूटर को आप स्लीप मोड में डाल सकते हो तो बहुत कम एनर्जी यूटिलाइज करता है, तो ऐसे ही जब ये अपने आप को स्लीप मोड में लेके चले जाते हैं तो ये बहुत कम एनर्जी पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये इनके अंदर एक स्पेशलिटी है, ठीक है। फिर इनके पास एक ये टीम वर्क करते हैं, जब इनको लगता है कि यार आसपास मान लो यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ बहुत एसिड है, अकेले सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो जब ये इनको लगता है कि अकेले सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो ये क्या करेंगे, सारे एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे मान लो ये बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, आर्क बैक्टीरिया, ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे और ऐसे इकट्ठे होकर ये ऐसे एक बायोफिल्म बना लेते हैं, बायोफिल्म बना लेते हैं। तो ये टीम वर्क बहुत अच्छा करते हैं, टीम वर्क बहुत अच्छा करते हैं, इसलिए ये सर्वाइव कर लेते हैं। तो कुछ इनके अंदर स्पेशलिटीज हैं, ठीक है, बहुत। एक तो मैंने बोला इनका स्ट्रक्चर ही अलग होता है सेल वॉल का, और लो एनर्जी वाली जगहों पे सर्वाइव कर सकते हैं, स्लीप मोड में ले जाते हैं, टीम वर्क करते हैं, और जो उनका सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है ना बहुत अडेप्टेबल है, बड़ी जल्दी अडेप्ट करता है। जैसे इनको लगता है कि आसपास जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ऐसा है जो दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, तो अपनी सेल वॉल को रिजिड कर लेंगे और ज़्यादा उसको रिजिड कर लेंगे, और जब लगता है कि थोड़ा सा जो एनवायरनमेंट है फेवरेबल है, इतनी टेंशन नहीं है, तो उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर लेंगे, उसकी रिजिडिटी को कम कर देंगे। तो ये बड़े फ्लेक्सिबल हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो मैंने आपको बताया कि क्यों है, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव तो कर लेते हैं, बट क्यों करते हैं उसका आंसर मैंने आपको अब दे दिया। अब फिर इनकी एक कैटेगरी होती है आर्क बैक्टीरिया की, जिनको बोलते हैं मिथेनोजेंस। अब मिथेनोजेंस क्या है, मिथेनोजेंस का मतलब समझ लो वर्ड का, जो मीथेन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, मीथेन गैस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो बैक्टीरिया जो मीथेन गैस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये कहाँ होते हैं, जैसे कि मान लीजिए काऊ है, बफेलो है, गाय भैंस है, उनके पेट में ये वाले बैक्टीरिया होते हैं, गाय और भैंस के पेट में ये वाले बैक्टीरिया होते हैं मिथेनोजेंस। ये क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए गाय या भैंस ने कुछ चारा खाया या कुछ घास खाई या कोई प्लांट खाया, तो उस प्लांट को ये ब्रेक डाउन कर देंगे, या जो उस घास को ये ब्रेक डाउन कर देंगे, तोड़ देंगे, ठीक है। अब जब ये चीज़ करते हैं, जब उनके पेट में ये खाने को तोड़ते हैं तो मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए जो काऊ डंग होता है, मतलब जो गोबर होता है, ठीक है, उस गोबर में भी ये मिथेनोजेंस होते हैं जो मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं फिर, ठीक है। इस पॉइंट को समझ लो आप, ये जो मीथेन गैस को प्रोड्यूस करने वाले जो बैक्टीरिया हैं
ये गाय और भैंस के पेट में होते हैं, पेट में। तो जो वो जो खाना खाती हैं उस खाने को ये तोड़ देते हैं, तोड़ मरोड़ के उसमें से मीथेन गैस निकालते हैं। और जो गाय का जो गोबर होता है, ठीक है, उस गोबर में भी ये वाले बैक्टीरिया होते हैं और वहां से भी ये मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये वाले जो बैक्टीरिया होते हैं इनका बहुत अच्छा यूज हो सकता है। कहाँ पे? जो बायोगैस प्लांट्स होते हैं, जो बायोगैस प्लांट होते हैं। बायोगैस प्लांट्स कौन से होते हैं? जहाँ पे आप देखेंगे जो गोबर होता है, ठीक है, उस गोबर में से मीथेन गैस बनाई जाती है। वहाँ पे मीथेन गैस से फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और ये वाली जो एनर्जी होती है बहुत क्लीन है, रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, तो ये जो मिथेनोजेंस है ना, ये वाले जो बैक्टीरिया हैं, मिथेनोजेंस बैक्टीरिया ही है, आर्क बैक्टीरिया की एक कैटेगरी है। ये बहुत हेल्प करते हैं बायोगैस प्लांट्स में, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? यहाँ पे मीथेन गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, मीथेन गैस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। बायोगैस प्लांट्स क्या हैं? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जहां पे गोबर में से मीथेन गैस प्रोड्यूस करवाई जाती है। मीथेन गैस कैसे प्रोड्यूस करवाई जाएगी? इन बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, तो और जो मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है ये फिर क्या कर, इसको हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो ये जो बायोगैस प्लांट्स में जो बिजली बनती है बड़ी क्लीन एनर्जी है, इससे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होता। क्लीन एनर्जी का मतलब है जिससे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन नहीं होता, समझ गए? तो इसके बड़े यूजेस हैं। ठीक है, जो आर्क बैक्टीरिया इसके बहुत यूजेस हैं। अब आपको ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। हमारे ह्यूमंस जो हैं, हम लोग ह्यूमंस हैं, हमारे भी पेट में आर्क बैक्टीरिया है, समझ रहे हो? जो हमारे ह्यूमंस हैं हमारे भी पेट में आर्क बैक्टीरिया हैं, जो कि 4 बिलियन साल पहले ओरिजिनेट हुए थे। 4 बिलियन साल पहले जो दुनिया में जिनका ओरिजिन हुआ वो आज भी 4 बिलियन साल बाद भी हमारे पेट में है। हमारे पेट में स्टमक में जो हमारा गट होता है, ठीक है, हमारा जो इंटेस्टाइन है ना, हमारा जो इंटेस्टाइन में आज भी आर्क बैक्टीरिया है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने आपको बताया। ठीक है, अब एक चीज बताता हूं। ये देखो, ये आपके बुक से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको। हमने पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, हमने पढ़ा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये हमें दिया रॉबर्ट विटेकर ने। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया लास्ट वीडियो में। अब इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ ताकि थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिल जाए और थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगता है सब्जेक्ट। फिर एक तो हमको पता है कि यहाँ पे हमारे मोनेरा हैं जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, मोनेरा में हमारे सारे बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, फिर मोनेरा के बाद आएगा आपका प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा में आपका अमीबा हो गया, एल्गी हो गया, एल्गी को यहाँ कर लो, एल्गी मोस्टली यहाँ जाते हैं। ठीक है, फिर आपका आएगा फंगाई। ठीक है, फंगाई में आपका जैसे कि आपका मशरूम हो गया, मशरूम को रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया प्लांट, उसके बाद हो गया आपका एनिमल। ठीक है, ये आपके 5 किंगडम है जो रॉबर्ट विटेकर ने दिए थे। ठीक है, हमने बैक्टीरिया में क्या पढ़ा है? अभी हमने पढ़ा है आर्क बैक्टीरिया, ये हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, बैक्टीरिया में एक और होता है यू बैक्टीरिया, जो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हमें पता है। अब लेकिन अब एक चीज एक्स्ट्रा बताता हूं। 19 अराउंड 70s तक ये सिस्टम फॉलो हो रहा था, लेकिन 1970s में एक साइंटिस्ट आए, इनका नाम था कार्ल वूस। ठीक है, एग्जैक्टली शायद स्पेलिंग वगैरह लिख रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा, कार्ल वूस करके ऐसी नाम है। 1970s में ये साइंटिस्ट आए थे। इन्होंने देखा ये जो आर्क बैक्टीरिया हैं जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा है, इन्होंने देखा ये जो आर्क बैक्टीरिया है, ये जब माइक्रोस्कोप से इनका डीएनए चेक करा गया, जब इनका डीएनए चेक करा गया, ठीक है, इनका जब डीएनए चेक करा तो मालूम पड़ा यार ये तो बाकी बैक्टीरिया जैसे है ही नहीं, ये बैक्टीरिया जैसे है नहीं। सब देखने में लग रहे हैं बैक्टीरिया जैसे हमको माइक्रोस्कोप में, लेकिन जब हमने इनका डीएनए चेक करा, जब अंदर जाके देखा तो मालूम पड़ा जो इनका डीएनए है वो इनसे ज़्यादा मैच कर रहा है। किन से मैच कर रहा है? इन सब से, जो कि ये सब क्या है? यूकैरियोट्स। ठीक है, ये हमें पता है ये प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में फर्क क्या है ये आपको नहीं पता तो अभी दोबारा बता देता हूँ। वैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो, फिर बता देता हूँ। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट में फर्क क्या है। प्रोकैरियोट्स होते हैं जिसमें कोई
प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। जो डीएनए है वो ऐसे ही पड़ा रहता है, फ्लोट करता रहता है। यूकैरियोट्स वो होते हैं जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, बस ये फर्क है। तो इन्होंने देखा जो इनका जो डीएनए है आर्क बैक्टीरिया का, वो यूकैरियोट से ज्यादा मैच कर रहा है। जो बैक्टीरिया है इनसे मैच नहीं कर रहा। मतलब बैक्टीरिया मतलब ये वाले जो यू बैक्टीरिया इनसे मैच ही नहीं कर रहा। कायदे से तो मैच करना चाहिए भाई। जो आर्क बैक्टीरिया इसका डीएनए है, क्योंकि बैक्टीरिया कैटेगरी में तो इससे मैच करना चाहिए जो इनका साथी है यू बैक्टीरिया, बट इससे मैच ही नहीं कर रहा बैक्टीरिया से, बाकी बैक्टीरिया से मैच नहीं कर रहा, बल्कि इनका डीएनए इनसे मैच कर रहा है। ठीक है, तो अब इनको फिर लगा यार ये तो गड़बड़ वाली बात है, इनको तो हम इसमें रख ही नहीं सकते फिर बैक्टीरिया कैटेगरी में, क्योंकि डीएनए ही नहीं मैच कर रहा। और डीएनए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, डीएनए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। डीएनए के हिसाब से ही किसी को उसमें रखा जाता है, किस कैटेगरी में रखना है, तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले कर रहा है वो डीएनए ही करता है। डीएनए मैच ही नहीं कर रहा उनका बैक्टीरिया से, तो इन्होंने कहा तो गड़बड़ हो गई। फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा काम करते हैं, ये इसको हटाते हैं, इसको अलग रखते हैं, इसको यहाँ से हटा दिया, फिर इसको इसकी एक अलग कैटेगरी बना दी, अलग से कैटेगरी बना दी आर की, इसकी अलग कैटेगरी बना दी, इसको यहाँ से हटा दिया गया, यहाँ से इसको हटा दिया गया। फिर इन्होंने दे दिया 6 किंगडम, इसको अलग बना दिया। जो आर्क बैक्टीरिया था उसको ये मोनेरा कैटेगरी से निकाल दिया गया, बैक्टीरिया कैटेगरी से निकाल दिया गया, इसको अलग ही अपनी एक कैटेगरी दे दी गई, तो बन गया फिर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, 6 बन गया ना, एक ये, एक दो ये यू बैक्टीरिया, 3 4 5 6, मतलब बैक्टीरिया जो मोनेरा था इसी को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक तरफ तो आर्किया को अलग कर दिया, यू बैक्टीरिया अलग हो गया, तो ये अब 6 किंगडम वाला बन गया। ठीक है, तो इस 6 किंगडम को 3 डोमेन वाला ही बोलते हैं। 6 किंगडम की जगह इसको हम 3 डोमेन बोल देते हैं। 3 डोमेन कैसे, 3 डोमेन में डिवाइड कर दिया गया। कैसे कर दिया गया, एक साइड तो सारे बैक्टीरिया रख दिए गए, सारे जितने बैक्टीरिया हैं, जो भी आपने यू बैक्टीरिया देखा था ना वो सारे इसके अंदर आ गए, जो यू बैक्टीरिया था ना वो सारा इसके अंदर आ गया, सारा बैक्टीरिया इसके अंदर आ गया। आर्क बैक्टीरिया को अलग कर दिया, इसका नाम के आगे से हमने बैक्टीरिया हटा दिया, इसके नाम के आगे पहले बैक्टीरिया लगा था ना, अब बैक्टीरिया वर्ड यूज नहीं होता, क्योंकि साइंटिस्टों ने देखा जो कार्ल वूस थे कि यार ये तो बैक्टीरिया से डीएनए मैच ही नहीं हो रहा, तो उन्होंने उसको बैक्टीरिया कहना ही बंद कर दिया। बाकी तो ऑब्वियसली इसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं बैक्टीरिया वाली कि ये है अभी भी प्रोकैरियोटी, इसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन क्योंकि डीएनए मैच नहीं कर रहा, डीएनए इसका मैच कर रहा था यूकैरियोट से, लेकिन यूकैरियोट्स में तो रख नहीं सकते क्योंकि न्यूक्लियस तो उसका है नहीं। न्यूक्लियस जो डीएनए जो उसका न्यूक्लियस है वो तो बैक्टीरिया की तरह इसके पास है ही नहीं। आर्क जो ये था इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, तो जब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है तो यूकैरियोट्स में रख नहीं सकते आप इसको, लेकिन इसको बैक्टीरिया वाली कैटेगरी में भी नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि जो उसका डीएनए है वो बैक्टीरिया से मैच नहीं कर रहा, जो डीएनए है वो बैक्टीरिया से मैच नहीं कर रहा, तो इसको यहां भी रख सकते, इसलिए फिर इसकी अलग कैटेगरी बना दी गई आर्क की। तो बैक्टीरिया सारे कहां पहुंच गए, इसमें आ गए। आर्क बैक्टीरिया वाले का नाम चेंज करके उसको आर्किया कर दिया, और बाकी जो बचे हुए थे यूकैरियोट्स में क्या क्या आ गया, जितने भी बाकी बचे हुए थे, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई और प्रोटेस्टा, इन सबको इसमें रख दिया गया। तो इसको बोलते हैं 3 डोमेन सिस्टम। ये 3 डोमेन सिस्टम है या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। किंगडम 6 है, डोमेन 3 है। समझ में आ गया, ये लेटेस्ट है, ये लेटेस्ट है, समझ गया इस बात को। ये तो रॉबर्ट विटेकर से आगे भी ये चीजें हुई हैं, लेकिन ये बुक से मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया ताकि आपको पता चले कि करंट वर्ल्ड में क्या चल रहा है, ये भी पता होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमने जैसा हमने देखा था पीछे वाले वीडियो में, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, यहाँ आ जाओ, बैक्टीरिया की 2 कैटेगरीज थी। अभी उसको भूल जाओ जो मैंने आपको 6 किंगडम वाला बताया, क्योंकि वो आपकी बुक में नहीं है, वो बुक से बाहर का बता दिया मैंने आपको। वापस अभी हम रॉबर्ट विटेकर वाले पे आ जाते हैं। रॉबर्ट विटेकर का जो वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके हिसाब से ही पढ़ेंगे, क्योंकि बुक में आपका वही है, वो मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। तो अब आ जाओ, बैक्टीरिया में 2 कैटेगरी है, आर्क बैक्टीरिया पढ़ लिया, अब ये पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। अब इस पर आ जाते हैं यू बैक्टीरिया पे, ये रहा यू बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया का नाम यू बैक्टीरिया क्यों है, इसका नाम यू बैक्टीरिया क्यों है? यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया का मतलब क्या है, ट्रू का मतलब होता है असली, तो असली बैक्टीरिया यही है। अब असली बैक्टीरिया से क्यों बोला गया,
तो क्या मतलब बाकी जो बैक्टीरिया का नकली है? नहीं, मैंने आपको बताया ना जो आर्क बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया की कैटेगरी में ही नहीं है, वो बैक्टीरिया की कैटेगरी में है ही नहीं, उसको अलग कर दिया गया, आर्क कर दिया गया। जो अब सही में जो बैक्टीरिया वो यही है, तो इसलिए इसका नाम एक तरीके से ट्रू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया इसको आप बोल रहे हो। तो ट्रू बैक्टीरिया यही है, क्योंकि जो आर्क बैक्टीरिया है वो पूरी कैटेगरी ही अलग है, वो प्रॉपर मैंने बोला ना उसका डीएनए बैक्टीरिया से मैच नहीं कर रहा, उसका डीएनए यूकैरियोट से ज्यादा मैच करता है, तो ये ट्रू बैक्टीरिया बन गया, यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो पहले तो समझ में आ गया इसका नाम ऐसा क्यों है। अब जो इसमें भी दो तरह के हैं, यू बैक्टीरिया में दो तरह के हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि अपना खाना कैसे बनाते हैं। एक तो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स और एक होते हैं हीटरोट्रॉफ। इसके बारे में हल्का सा मैंने आइडिया दिया था लास्ट वीडियो में, जहां मैंने बेसिक्स के बारे में बात की थी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम आए पहले बेसिक्स वाला चैप्टर भी देखें, तब थोड़ा कनेक्ट कर पाओगे। ऑटोट्रॉफ कौन से होते हैं? जो खुद से खाना बना लेते हैं, ठीक है, ये खुद से खाना बना लेते हैं। हीटरोट्रॉफ होते हैं जो खुद से खाना नहीं बना पाते, ठीक है, दे कैन मेक देयर ओन फूड, दे कैन मेक देयर ओन फूड, ये खुद से बना लेंगे खाना। ये खुद से खाना नहीं बना सकते, ये खुद से खाना नहीं बना सकते, इनको किसी न किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत है खाने के लिए, या किसी प्लांट की ज़रूरत है, या किसी एनिमल की ज़रूरत है, या किसी डेड मटेरियल की ज़रूरत है, किसी न किसी की ज़रूरत पड़ेगी, खुद से खाना नहीं बना पाएंगे, खुद से खाना नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो आज हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो ऑटोट्रॉफ भी हैं इसके अंदर भी दो कैटेगरी हैं। ऑटोट्रॉफ के अंदर भी दो कैटेगरी हैं। दो कैटेगरी क्या है? एक तो है फोटोसिंथेटिक, ठीक है, स्पेलिंग गलत होगी, फोटोसिंथेटिक, और एक है कीमोसिंथेटिक, सिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक, ठीक है, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। अब इनके बारे में आगे जाने से पहले हम थोड़ा सा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं कि जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, कैसा दिखाई देता है बैक्टीरिया जब हम उसको माइक्रोस्कोप से उसके सेल को देखते हैं प्रॉपर तरीके से। ये हमें पता है कि जो बैक्टीरिया वो यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल होते हैं, ठीक है, चाहे आर्क बैक्टीरिया हो चाहे यू बैक्टीरिया हो, ठीक है, बैक्टीरिया में सेल एक ही होगा, एक सेल नहीं होगा। यूनिसेलुलर का मतलब है एक सेल है। अब स्ट्रक्चर इसका है कैसा, ये देखो, पहले तो मैंने आपको बताया था इसमें जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, ऐसे ही पड़ा रहता है, ये देखो ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये इसका डीएनए, ये देखो ये इसका डीएनए। तो ये जो एरिया है जहां पे डीएनए पड़ा होता है ये न्यूक्लियोइड बोलते हैं, इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो यहाँ पे पड़ा हुआ है और ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, खुला पड़ा है, कोई इसके अराउंड कोई प्रॉपर ऐसे नहीं है, जैसे मान लो ये मान लो एक ह्यूमन सेल है या एनिमल का कोई सेल है, ठीक है, तो हम सेल ले रहे हैं, तो अंदर यहाँ पे इसके ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ आप देखेंगे प्रॉपर डीएनए होगा ऐसे, तो न्यूक्लियस के अंदर होगा। कोई भी प्लांट है या कोई भी एनिमल है तो उसके प्रॉपर न्यूक्लियस के अंदर होगा, तो यहाँ देखें कोई न्यूक्लियस है ही नहीं, ये डीएनए ऐसे बस फ्लोट कर रहा है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो जिस जगह पे पड़ा है वो पूरा न्यूक्लियोइड है, इसके अंदर डीएनए पड़ा है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ये हमने देख लिया। फिर ये साइटोप्लाज्म है जो सेल के अंदर होता है, ये इसके अंदर भी है, लिक्विड है पूरा जिससे सेल भरा होता है। फिर ये सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये रही। फिर इसके बाहर एक सेल वॉल है, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती ही होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, जो भी हम देख के आए हैं, क्योंकि इसी की वजह से जो बैक्टीरिया है, आप देखेंगे मैंने बोला था ना कि ये हर जगह सर्वाइव कर जाते हैं, कहीं पे भी आप चले जाएं, कोई मिले ना मिले लाइफ फॉर्म, बैक्टीरिया जरूर मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि इतने एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर लेते हैं, और इसमें इनकी सेल वॉल का बहुत बड़ा रोल है। ये हमने पीछे आर्क बैक्टीरिया में भी देखा था, मैंने आपको बताया था सेल वॉल बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो सेल वॉल तो है ही बैक्टीरिया में, ठीक है। और फिर ये पूरा इनका कैप्सूल है, और ये होता है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? जहां से प्रोटीन बनता है, बिना प्रोटीन के तो दुनिया में कोई काम हो नहीं सकता, ठीक है। तो राइबोसोम क्या है? प्रोटीन बनाने वाली मशीन है, तो प्रोटीन फैक्ट्री है, यहाँ प्रोटीन बनता है, ठीक है, बिना प्रोटीन के कुछ नहीं हो सकता। बाकी तो जब सेल के बारे में ठीक से पढ़ेंगे, सेल के बारे में पूरा, तब राइबोसोम्स के डेप्थ में जाएंगे। अभी सिर्फ समझ लो राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं, बिना प्रोटीन बनाए कोई काम नहीं। प्रोटीन क्या करते हैं? प्रोटीन जितना भी आपका सेल जो चल रहा है, सेल के अंदर सारे काम प्रोटीन की वजह से ही होते हैं, तो अगर प्रोटीन नहीं है तो काम होगा ही नहीं कुछ, ठीक है। तो प्रोटीन तो चाहिए, बिना उसके काम नहीं होगा। फिर ये क्या है? ये लंबी सी एक पूंछ सी लग रही है आपको, ये पूंछ सी जो है ये है फ्लैजिलम। ये क्या है? ये इसको ना आगे हेल्प करती है चलने के लिए, ये इसको आगे धक्का देती है चलने के लिए। तो जैसे बैक्टीरिया पानी में तैर रहा है तो उसको आगे धक्का देगी चलने के लिए, इसको अपना फूड ढूंढने के लिए, इसको मान लो तेज चलना है तो ये जो पूंछ है इसको हेल्प करेगी आगे फूड तक पहुंचने में। या मान लो उसको कोई डेंजर दिख रहा है, तो जब डेंजर दिखेगा तो पीछे की तरफ भागेगा बैक्टीरिया, तो उसको पीछे की तरफ तेज भागने में हेल्प करेगी। या जो इसका
मेट है, ठीक है, जो उसका पार्टनर है, उसके साथ मीटिंग करने में, उसको अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगी, वहां तक पहुंचने में उसको हेल्प करेगी। तो इन सब चीज़ों में उसको हेल्प करती है, रिप्रोडक्शन में, सर्वाइवल में, इन सब में इसका रोल है फ्लैजिलम का। एक तरह की आप समझ सकते हो ये बहुत ना दुनिया में सबसे पुरानी मोटर है, ये दुनिया की ओल्डेस्ट मोटर है, ये मोटर की तरह काम करती है। आपने घर में मोटर देखी है, जैसे पानी भरते हो ना तो मोटर एक घूमती है, एक मोटर घूमती है, ऐसे आप देखेंगे मोटर पूरी घूमती रहती है। तो जो मोटर घूमती है तो एक तरीके से ये मोटर का काम कर रही है। दुनिया की जो ओल्डेस्ट मोटर है वो ही है। एक सेकंड में, ऐसा मैं पढ़ रहा था, एक सेकंड में ये 100 बार घूमती है। जो मोटर है ये 100 बार ऐसे करके घूमती है, ठीक है, 100 बार घूमेगी ऐसे ऐसे करके। तो ये जब ये मोटर घूमती है तो इसको पुश करती है आगे की तरफ, तो ये आगे की तरफ चलता है। तो ये जो फ्लैजिलम है ये एक तरह की दुनिया की ओल्डेस्ट मोटर है, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले बैक्टीरिया ही थे, तो जो मोटर इनके पास है वो ओल्डेस्ट है। तो ये ओल्डेस्ट मोटर है जिसने हेल्प किया है इनको आगे चलने में इनको हेल्प करती है, मोशन में, मूवमेंट में हेल्प करती है। इनफैक्ट ये जो मैंने बोला, ये जो मोटर है एक सेकंड के अंदर 100 बार तक भी मूव कर जाती है, बहुत तेज चलती है जब ये मूव करती है। तो एक सेकंड में 100 बार मतलब बहुत तेज हो गया, ठीक है। तो ये एक तरीके से ये हेल्प करती है, इसका काम है मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। फिर इनके पास एक स्ट्रक्चर और होता है, पिलस, ठीक है। इसको जब इसका बहुत ज्यादा हो जाता, जब ये ज्यादा होते हैं, एक से सिंगुलर है तो पाइलस बोलेंगे, एक से ज्यादा है तो उसको पिलाई बोलेंगे, ठीक है। अब इसका क्या काम है? इसका काम ये होता है, देखा आप देखेंगे ये जो बैक्टीरिया है, जैसे बहुत सारे वहाँ मिलता है पत्थरों पे, या बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, चट्टानें जो होती हैं वहाँ मिलता है, समुंदर के अंदर भी और बाहर दुनिया में जो जहाँ जहाँ पे पहाड़ हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, ये उनके साथ बैक्टीरिया उस पर भी चिपका होता है। तो किसी सरफेस पे चिपकने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है, ये इसके लिए होता है। तो जो फ्लैजिलम है ये मूवमेंट के लिए है, जो पाइलस है ये उस पे होल्ड करने के लिए, सरफेस को होल्ड करने के लिए, ठीक है। तो उसका काम है सरफेस को होल्ड करना। तो ये स्ट्रक्चर मैंने समझा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं इनके इस पे, कि ये ऑटोट्रॉफ जो होते हैं इन पे जाएंगे, कैसे अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ की बात करेंगे खाना बनाने में, तो सबसे पहले आता है आपका साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को पहले बोलते थे, अब तो खैर नहीं बोलते, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों बोलते थे इसको भी देख लेते हैं। ये थोड़ा ना इस टाइप का होता है, देख रहे हो आप, ये हरा सा और नीले सा रंग का होता है, तो ऐसा दिखाई देता है, तो इसलिए बोला गया ब्लू ग्रीन एल्गी। लेकिन ये जो वर्ड है ये एक्चुअल में ये एक मिसनोमर है, ये मिसनोमर है। मिसनोमर का मतलब होता है कि जो उसका नाम है ये गलत है, एक्चुअल में ये इसका नाम होना नहीं चाहिए था, लेकिन सिर्फ क्योंकि देखने में नीला और हरा लगता है तो इसलिए इसका नाम दे दिया गया। लेकिन गलत नाम इसलिए क्योंकि एल्गी है नहीं, ये एल्गी है नहीं, ये बैक्टीरिया है। ये बाद में मालूम पड़ा था कि ये बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये साइनोबैक्टीरिया है, समझ गए। लेकिन अब ये दिखता क्यों है? पहला क्वेश्चन है कि ये ब्लू ग्रीन कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि ये जो साइनोबैक्टीरिया ये है फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक मतलब कि ये सन की जो लाइट होती है, सनलाइट से अपना खाना बनाता है, सनलाइट से अपना खाना बनाता है, जैसे कि प्लांट्स होते हैं वैसे अपना खाना बनाता है, ठीक है। और ये खाना अपना बना कैसे लेता है? ये अपना खाना कैसे बना लेता है? क्योंकि इसके पास भी क्लोरोफिल है, इसके पास भी क्लोरोफिल है, ठीक है। और जो इसका जो कलर भी आपको दिखाई दे रहा है ना, ये हरा सा दिखाई दे रहा है, ये भी क्लोरोफिल की वजह से दिखाई दे रहा है। और इसके पास कुछ पिगमेंट होते हैं, नीले रंग के पिगमेंट भी होते हैं, जिसकी वजह से नीला भी दिखाई देता है, ठीक है। अब होता क्या है, जो कंफ्यूजन क्यों हुआ, इसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों पड़ा? क्योंकि जो एल्गी होते हैं, अभी आप आगे देखेंगे जब हम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, एल्गी भी अपना खाना खुद बना लेते हैं, एल्गी भी अपना खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है। तो और ये भी अपना खाना खुद बना रहा था, तो साइंटिस्टों को लगा ये एल्गी है। लेकिन बाद में मालूम पड़ा, जब इसके बारे में प्रॉपर और स्टडीज हुई, स्ट्रक्चर समझा, इसका मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर देखा, तो समझ में आया कि भाई ये तो एल्गी ऐसा नहीं है, तो बैक्टीरिया ही है, ठीक है। फिर बाद में मालूम पड़ा, तो इसलिए अब फिलहाल इसको करंट मॉडर्न साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग में इसको ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं बोला जाता, ये इसको मेनली साइनोबैक्टीरिया ही बोला जाता है। लेकिन ये इसका ओल्ड नेम है, ठीक है। लेकिन नाम वो उसका मिसनोमर है, क्योंकि कंफ्यूजन हो गया था, क्योंकि खाना ये भी खुद बना रहा था, एल्गी भी खुद खाना बनाते हैं, इसलिए लगा कि ये एल्गी है, लेकिन ये एल्गी था नहीं जब इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर पढ़ा गया। तो फोटोसिंथेटिक है, क्लोरोफिल होता है, इसके पास क्लोरोफिल है तो इसलिए हरा भी दिखाई दे रहा है, और इसके पास ब्लू कलर का पिगमेंट भी होता है जिसकी वजह से ये नीला भी दिखाई देता है, ठीक है। अब एक चीज़ होती है जिसको हम देखते हैं, एल्गी ब्लूम। एल्गी ब्लूम क्या होता है? एल्गी ब्लूम को अगर आप हिंदी में देखेंगे तो हम बोलते हैं काई, ठीक है। ये इस टाइप का ही होता है, ये आप देखेंगे। अब देखो क्या होता है, बैक्टीरिया तो सिंगल सेल का होता है और माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है। तो फिर आप कहेंगे जब बैक्टीरिया सिंगल सेल का होता है
और खाली माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है, तो ये इतना सारा बैक्टीरिया में दिखाई कैसे दे रहा है? ये साइनो बैक्टीरिया जिसको हम कह रहे हैं दिखाई कैसे दे रहा है? ये तो हमें नेकेड आई से दिखाई दे रहा है, बिना माइक्रोस्कोप के हमें दिखाई कैसे दे रहा है स्क्रीन पे? इसलिए आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि ये सिंगल सेल नहीं है, ये सिंगल बैक्टीरिया नहीं है, ये बिलियंस ऑफ साइनो बैक्टीरिया है, ये बिलियंस ऑफ साइनो बैक्टीरिया है। क्योंकि जो साइनो बैक्टीरिया हैं ये जरूरी नहीं है कि हमेशा अकेले ही रहें, ये कॉलोनीज में भी रह लेते हैं। कॉलोनीज का मतलब होता है ये इकट्ठे होके बिलियंस में इकट्ठे हो जाते हैं और सब साथ रहते हैं, बिलियंस में इकट्ठे होकर साथ रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको अभी ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे फोटो में, क्योंकि बिलियंस ऑफ साइनो बैक्टीरिया, अकेला नहीं है वो। अब होता क्या है, काई क्या होता है? काई तब जमती है जब मान लो एक तो पानी स्टेगनेंट है, ठीक है, पानी स्टेगनेंट है, रुका हुआ पानी है। अब उस रुके हुए पानी में जैसे मान लो कोई तालाब है, उस तालाब में मान लो कोई वेस्ट आ जाए, इंडस्ट्रियल वेस्ट, कोई फैक्ट्री का वेस्ट है, कोई इंडस्ट्री का वेस्ट है, या कुछ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाए, गंदगी हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है, कुछ केमिकल्स उसमें ऐसे होते हैं जिसकी वजह से बहुत तेज ना ग्रो करता है, बहुत तेज ग्रो करता है, ठीक है, और बहुत तेज ग्रो करेगा। तो जब ये बहुत तेज ग्रो करता है तो होता क्या है, जब ग्रो करेगा तो फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक है तो क्या करेगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो जब ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है तो पूरे पानी में ऑक्सीजन फैल जाती है, पूरे पानी में ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाती है। लेकिन क्या होता है, ये बहुत तेज ग्रोथ तो कर गया, कुछ घंटों में ग्रो कर जाता है, तो कुछ घंटों में ग्रो कर जाता है, कुछ केस में हफ्तों में ग्रो कर जाता है। लेकिन जब ये मरता है, ठीक है, ग्रो तो कर गया, लेकिन अब इसकी जब डेथ होती है ना, तो होता क्या है, इसको डीकम्पोज करने के लिए बहुत सारी ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है। जब इसको डीकम्पोज करते हैं ना, तो जितनी ऑक्सीजन इसने प्रोड्यूस की थी उससे कहीं गुना ज्यादा ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है इसको डीकम्पोज करने में। तो सारी की सारी जो ऑक्सीजन है, जो इस तालाब में जो ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है, वो सारी की सारी जो ऑक्सीजन है ना, इसको डीकम्पोज करने में लग जाएगी। तो इस पानी में जो ऑक्सीजन है वो खत्म हो जाएगी। तो जब पानी में ऑक्सीजन खत्म होगी तो इस पानी में जितने भी एनिमल लाइफ है, जो यहाँ पे फिशेज रह रही हैं और जो पानी में रहने वाले जो जानवर हैं, उन सबकी डेथ हो जाती है, उन सबकी डेथ हो जाती है। और बहुत बार क्या होता है, ये पूरा ऊपर ना, ये जो काई होती है ये पूरी उसको कवर कर लेता है तालाब को, तो जो नीचे अगर कोई प्लांट्स हैं तो वहां तक सनलाइट भी नहीं पहुंचती, तो बहुत बार जो प्लांट्स होते हैं उनकी भी डेथ हो जाती है। और कुछ इसमें तो क्या होता है, ऑक्सीजन बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, सारी की सारी इसको डीकम्पोज करने में लग जाती है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी जो यहाँ पे एनिमल लाइफ है और जो प्लांट लाइफ है वो दोनों ही खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये जब ये काई जम जाती है ना, और बहुत लंबे टाइम तक जम जाए और बहुत ज़्यादा अमाउंट में जम जाए, तो ये डेंजरस भी हो जाती है। इनफैक्ट बहुत केस में क्या होता है, ये कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं, जब ये बिल्कुल मरने वाले होते हैं ना, तो ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं। टॉक्सिन्स मतलब कुछ ऐसे जहरीले सब्सटेंस रिलीज करते हैं। अब ये जो टॉक्सिन्स हैं ये डेंजरस हैं, ये तो अपने प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि हमारी डेथ हो रही है, तो ये अपने जो इनको लगता है ना कि इनके आसपास जो बैक्टीरिया हैं उनसे compete करने के लिए, या जिनको लग रहा है इनकी डेथ हो रही है, तो ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं, अपना डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो ये तो मरते टाइम अब एज अ डिफेंस टॉक्सिन को रिलीज करते हैं, बट वो जो टॉक्सिन्स हैं जब ये मर जाते हैं वो सब जगह फैल जाते हैं। वो जब फैल जाते हैं तो मान लीजिए कोई एनिमल उसको कंज्यूम कर रहा है, या मान लीजिए उस पानी को गलती से किसी ह्यूमन ने कंज्यूम कर लिया, इंसान ने कंज्यूम कर लिया, तो ये बहुत इससे प्रॉब्लम हो सकती है, तो रिस्की हो सकता है उस केस में, ठीक है। तो ये जो काई है ये अपने आप में क्या है, ये एक दिक्कत वाली बात है, स्पेशली अगर ये बहुत बड़े अमाउंट में और बहुत लॉन्ग टर्म तक ऐसे जम ही रहे, तो इसलिए यहाँ पे पानी की सफाई करना टाइम टू टाइम ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है, ये इसको एल्गी ब्लूम बोलते हैं। फिर अब आता है कि कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कि सारे तो साइनोबैक्टीरिया नहीं, लेकिन कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं, ठीक है, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन को कि फिक्सेशन में इसका रोल है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है कि जो हवा में जो नाइट्रोजन है उसको लेके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, जिससे कि जो प्लांट उसको यूज कर सके। इस पॉइंट को दोबारा समझ लीजिए, एयर में जो नाइट्रोजन है, एयर में नाइट्रोजन है, उसको ये बैक्टीरिया इस तरीके से यूटिलाइज करता है कि उसको प्लांट के लिए यूजफुल बना देता है। जो प्लांट है फिर उसको यूज कर लेता है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं इनको नाइट्रोजन चाहिए होता है, प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होता है, क्योंकि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए होता है। क्योंकि नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन से प्रोटीन बनता है, नाइट्रोजन से अमीनो एसिड्स बनते हैं,
अमीनो एसिड से फिर प्रोटीन बनता है। तो जैसे हमें ह्यूमंस को प्रोटीन चाहिए होता है, ऐसे प्लांट्स को भी प्रोटीन चाहिए होता है। तो प्लांट्स के पास प्रोटीन कहाँ से आता है? नाइट्रोजन से आता है। तो उनको नाइट्रोजन, ऐसा नहीं कि सीधा प्लांट हवा में से नाइट्रोजन खींच लेंगे। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये हवा की नाइट्रोजन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि प्लांट यूज कर सके। ठीक है, तो ये वाला जो काम है ये साइनोबैक्टीरिया करते हैं। और करते कैसे हैं ये देखिए, कुछ साइनोबैक्टीरिया, सारे के सारे नहीं करते हैं, कुछ ही करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये जो करते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, इनके, ये मान लो साइनोबैक्टीरिया है, ये साइनोबैक्टीरिया का एक डायग्राम है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया का डायग्राम है। तो यहां पे आप देखेंगे इसके सेल में ये एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं हीटेरोसिस्ट। ठीक है, ये जो हीटेरोसिस्ट है यही मेनली नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। इस स्ट्रक्चर के अंदर ही, इस सेल के अंदर है, ठीक है, इसके अंदर ही, साइनोबैक्टीरिया के अंदर है, ये सेल के अंदर इसका एक ऐसे स्ट्रक्चर मौजूद है हीटेरोसिस्ट। ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को रोक देता है। ऑक्सीजन को रोकना जरूरी है, अदरवाइज नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा। तो ये ऑक्सीजन को रोक के यहाँ पे नाइट्रोजन को लेके आता है ताकि नाइट्रोजन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए ताकि वो प्लांट के लिए यूजफुल हो पाए। तो ये वो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का थोड़ा सा नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था ऑटोट्रॉफ में दो होते हैं, एक होते हैं फोटोसिंथेटिक, ये मैंने आपको इसको याद कर दी। यू बैक्टीरिया में दो टाइप है, ऑटोट्रॉफ और हीटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ में पहले हैं फोटोसिंथेटिक, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब दूसरे जो हैं वो आपके हैं कीमोसिंथेटिक। अब हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, हीटेरोट्रॉफ्स के बारे में। कीमोसिंथेटिक रह गया, इसको देख लेते हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जैसा कि नाम है, ये वो बैक्टीरिया है जो केमिकल्स के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। ये केमिकल्स के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। जो फूड है उनका वो केमिकल्स के थ्रू आएगा। ठीक है, कौन से केमिकल्स? मोस्टली इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब जैसे कि मैं आपको बोलूं अमोनिया है। मोस्टली जो मिनरल्स हैं वो सारे इनऑर्गेनिक्स हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। या जितने भी कंपाउंड है जिसमें कार्बन नहीं है वो इनऑर्गेनिक है। या आप सिंपल, बहुत सिंपल अगर आपको बताऊं, जो भी चीज प्लांट से या एनिमल से, चाहे जिंदा हो प्लांट चाहे मरा हुआ प्लांट हो, चाहे जिंदा जानवर हो चाहे मरा हुआ जानवर हो, जो प्लांट्स या एनिमल्स से नहीं आ रहा वो इनऑर्गेनिक ही है। बहुत सिंपल टर्म्स में बताऊं तो ये जैसे मिनरल्स में आपको बता रहा हूं, अमोनिया, ये इनऑर्गेनिक है। ठीक है, अब ये होते कहां पे हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया? बिल्कुल डीप पानी में चले जाओ, समुद्र के बिल्कुल अंदर चले जाओ, बिल्कुल अंदर। ठीक है, यहां पे कोई सनलाइट नहीं आ रही, ये आप देखो, ये यहां बिल्कुल कोई सनलाइट नहीं आ रही, बिल्कुल डेप्थ में है समुद्र के। तो ये पूरा जो एरिया है इसको यहां पे बोलते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट। हाइड्रोथर्मल वेंट। तो यहां पे भी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं और यहां पे जो गैसेस होती हैं, केमिकल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड से ये इस तरह के जो केमिकल्स होते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे आप देखोगे ये पत्थर पड़ा है, ठीक है, मान लीजिए पत्थर पे कोई केमिकल है, तो इस तरह की जगहों पे ये ऐसे केमिकल से अपना फूड बना लेते हैं। और देखिए ऐसी जगह है बिल्कुल समुद्र की गहराई में जहाँ पे कोई लाइट नहीं है, बिना सनलाइट के सर्वाइव कर जाते हैं, विदाउट सनलाइट ये सर्वाइव करते हैं। ठीक है, बिना सनलाइट के। और कुछ केसेस में ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर लेते हैं। इन सम केसेस ये एनारोबिक भी होते हैं। एनएरोबिक, एनएरोबिक का मतलब होता है जहां पे ऑक्सीजन भी नहीं है। कुछ केसेस में, सारे केसेस में नहीं, लेकिन कुछ केसेस में ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर लेते हैं। और जैसे कि और कहाँ मिलते हैं आपको, एक तो मैंने बोला डीप ओशियन में, ठीक है, सी के बिल्कुल डीप में। और कुछ ये होती हैं, ये देखिए आप, अंडर वाटर केव्स हैं, अंडर वाटर केव्स हैं, पानी के बिल्कुल गहराई में, समुद्र के एकदम बिल्कुल गहरे में यहाँ पे जो केव्स होती हैं, यहाँ पे भी जो ये आपको कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया मिल जाएंगे जो कि केमिकल्स के थ्रू सर्वाइव करते हैं। जैसे अमोनिया मिल गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ठीक, कुछ नाइट्रेट्स हो गए, उनके थ्रू, उन केमिकल्स पे ना ये उसको फीड करके सर्वाइव कर लेते हैं। बहुत सारी जैसे पत्थर होते हैं ना, केव्स हैं तो पत्थर हैं, पत्थरों पे कुछ केमिकल पड़ा हुआ है, कोई भी अगर ऐसा कुछ दिख जाता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, उसको फीड करके सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में ये भी रह सकते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ये था आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है, शेयर कर दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।